हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। आज हम पढ़ेंगे वी हेयर साउंड थ्रू ओवर एयर्स। इसके पहले हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आइए एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं। साउंड क्या होती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो साउंड क्रिएट करती है और साउंड कैसे हम तक पहुंचती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी बॉडी के वाइब्रेशन करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी पे भी आप स्ट्राइक करोगे, जैसे ये बर्तन है, इस पे स्ट्राइक करोगे, देन ये इसमें वाइब्रेशन होगी, देन क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी प्रकार ये रबड़ के साथ आपने किया, ज्योमेट्री पे रबड़ लगा ली, जब इसको आप स्ट्रेच करोगे देन क्या होगा, वाइब्रेशन होगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन के क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं, जो विंड पाइप के आगे लगा होता है। जब मुंह से हवा निकलती है देन क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो रहते हैं वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड एक मीडियम से कैसे दूसरे मीडियम तक हमारी आवाज़ कैसे ट्रैवल करती है, हमें कैसे कोई भी साउंड सुनाई देती है। इसका कारण क्या था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि साउंड जो है वाटर में ट्रैवल कर सकती है, एयर में ट्रैवल कर सकती है, किसी भी सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में, किसी लिक्विड में, और इवन गैस मतलब जैसे एयर लगा लो, है ना, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। बट जहाँ पे कुछ भी मौजूद ना हो, इन द वैक्यूम, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। आज हम पढ़ेंगे वी हेयर साउंड थ्रू ओवर एयर्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हम अपने कानों से आवाज़ को कैसे सुनते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी बॉडी में जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड को कोई मीडियम चाहिए तभी वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन वो हमारे कानों तक कैसे आती है, हमारे कान से हमें सुनाई कैसे देता है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर लाइक ए फनल। एयर का जो आउटर पार्ट रहता है, आप देख सकते हो कि वो कैसा फनल लाइक रहता है। व्हेन साउंड एंटर इट ट्रेवल डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। जब भी साउंड एंटर होती है, ये कहाँ से ट्रेवल होके जाती है, कैनाल के जरिए। थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको एयर ड्रम कहते हैं। आपने सुना होगा कान में एक बारीक सा एयर ड्रम रहता है, जहाँ पे ये देखिए, हाँ ये फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए, लाइक ए फनल, आउटर सरफेस लाइक अ फनल, और यहाँ से एक गुजर के जाती है, और ये क्या है, एयर ड्रम है, यहाँ तक पहुँचती है, जिसके कारण कि हमें सुनाई देता है। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द एयर ड्रम डज। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमें समझने के लिए कि एयर ड्रम कैसे काम करता है। आइए चलिए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं। एक टिन कैन बनाना है एयर ड्रम के मॉडल का। ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे हम। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे बनाना है। टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन। एक प्लास्टिक या टिन का कैन लेना है। कट इट्स एंड्स, दोनों एंड्स कट कर लेने हैं। इतने का कट करने हैं कि पीस ऑफ रबड़ बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ कैन एंड फास्टन इट विद द रबड़ बैंड, कि वन एंड से लेके दूसरे एंड तक लेके जाना है। ठीक है। पुट 4 और 5 ग्रेन ऑफ द ड्राई सीरल ऑन द स्ट्रेच रबड़ बैंड। जो आपने रबड़ बैंड को स्ट्रेच करा है उसके ऊपर आपने ड्राई सीरल्स रख देने हैं। कोई भी दाने रख दो, चाहे कनक के रख दो, चावल के रख दो, कोई भी सीरल लेके उस पे देखो। योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी फ्रॉम द ओपन एंड। जिस साइड पे ओपन एंड है वहां पे क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप बोलो, हरी हरी बोलो, या कुछ भी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन। आप देखो कि ग्रेन के साथ क्या हो रहा है, ये जंप अप एंड डाउन हो रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे रबड़ लगाई, स्ट्रेच करी, दोनों एंड कट कर लिए, यहाँ पे लगाई, ग्रेन्स रखे हैं यहाँ पे। ये देखें, जब फ्रेंड यहाँ नीचे वाले पार्ट से, जहाँ से काटा था ये पार्ट, वहाँ से बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो सीरल्स हैं अप एंड डाउन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। एयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट। जो एयर ड्रम है कैसा है, ये जो कैन को काट रखा है ना, ये जो येलो सा लगा रखा है, ये आप ढक्कन मत समझिए, ये बैलून का हिस्सा है।
ये बैलून लगा रखा है, रबड़ बैंड या कुछ भी आप लगा लो यहाँ पे इसका सरफेस पे, तभी ये जंप करेगा। ये दूसरी साइड से आप बोलोगे देन हवा अंदर जाएगी और वाइब्रेशन होगी। ये देखें, अगर आप ध्यान से देखो, ये बैलून ऊपर लगा रखा है, एक एंड ओपन है, कैन का एक एंड ओपन है, यहाँ से बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रही है, वाइब्रेशन के साथ ये ग्रेन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेस्ड रबर शीट, साउंड वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड वाइब्रेशन आती है उसके कारण क्या होता है, एयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होता है। एयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर एयर, और ये एयर ड्रम कहाँ पे वाइब्रेशन सेंड करता है, इनर एयर में। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन से। डेट इज हाउ वी हेयर, इस तरीके से हम सुनते हैं। आउटर एयर से साउंड अंदर गई, एक कैनाल के जरिए, एक रास्ता है, यहाँ पे एयर ड्रम पे पहुंची, एयर ड्रम पे वाइब्रेशन हुई, इसने आगे पास आउट कर इनर एयर में, इनर एयर से क्या हुआ, ये हमारे ब्रेन तक पहुंच गया सिग्नल। We must never put a sharp pointed or hard thing with our ear, it can damage the eardrum. The damaged eardrum can impair of hearing. हमें कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट कहते हैं ना कान में, या कोई भी तिल्ला या कोई भी सुई वगैरह नहीं मारनी चाहिए, कोई भी हार्ड और शार्प पॉइंटेड चीज़ नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि हमारे कान में जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने से क्या होता है, हमारी सुनने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन के बारे में। जो साउंड है कितनी की रेंज तक हमें सुनाई देती है, कितने टाइम पीरियड में साउंड ट्रेवल करती है, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, किस वाइब्रेशन की, किस हिसाब से हमको सुनता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ये तो हमें पता चला है क्या कि टू और फ्रो मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या है, वाइब्रेशन है। जब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। टू फ्रो है ना, आगे पीछे कोई भी चीज मूव कर रही है तो कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। इसके अलावा हमने और भी कई मोशंस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार आगे पीछे जा रही है ना, कितनी बार जा रही है, कितनी बार ऑसिलेशन हो रही है एक सेकंड में, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। किस पोजीशन में ऑसिलेशन हो रही है, टू एंड फ्रो हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है ऑसिलेशन, किस पोजीशन में हो रही है ऑसिलेशन, कितनी हो रही है पर सेकंड में। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। किस में एक्सप्रेस होती है, हर्ट्ज में। सिंबल क्या है, HZ। ये किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 हर्ट्ज जो है 1 ऑसिलेशन है पर सेकंड। 1 हर्ट्ज is 1 oscillation per second। 1 oscillation per second is 1 hertz। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेशन 20 टाइम इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20 टाइम ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे तो ऑसिलेशन बता दी कि एक सेकंड में जो एक ऑसिलेशन हो रही है वही 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर 20 टाइम्स एक सेकंड में हो तो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। हाउ इज इट पॉसिबल, दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। Have you ever thought what factor make them different? आपने कभी इसके अलावा कई फैमिलियर साउंड सुनी हैं, कई ऑब्जेक्ट्स की, जैसे चिड़िया की साउंड है, या आसपास और भी बहुत सारी साउंड्स रहती हैं जो पॉसिबल है हम सुन सकते हैं।
लेकिन कुछ साउंड मस्ट बी डिफरेंट इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। बट कई साउंड्स आपको सुन जाती हैं, कई साउंड नहीं सुनती। ऐसा क्यों होता है? क्या फैक्टर है जिसके कारण हमें कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई नहीं देती? ड्यू टू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके कारण हमें सुनाई देता है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं साउंड की। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? क्या हम साउंड को अलग कर सकते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के जरिए? कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करके देखनी है, लाउडनेस एंड पिच के बारे में। एक मेटालिक टम्बलर लिया एंड अ टेबल स्पून, एक मेटालिक टम्बलर ले लिया और एक टेबल स्पून ले लिया। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। ये देखें, एक टम्बलर लिया, मेटल का कोई भी गिलास ले लो आप, उस पे क्या किया, एक स्पून से स्ट्राइक किया यहाँ पे, इसके किनारे पे, ठीक है। टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, ब्रिम पे आपने स्ट्राइक किया, क्या होगा? साउंड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? एक थर्मोकोल की बॉल को हमने थ्रेड में लमका के हम देख रहे हैं उसको कि ये वाइब्रेट हो रही है, आगे पीछे जा रही है, इसकी कितनी वाइब्रेशन हो रही है। जब आप उसको टच करोगे ग्लास को तो आप देखोगे कि थर्मोकोल की बॉल मूव कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, क्या चीज़ है। हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर, हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। दोबारा से आपने स्ट्राइक करा, दोबारा से साउंड प्रोड्यूस हुई। इज द साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। जब पहले तो आपने हल्का सा उसको स्ट्राइक करा, धीरे से स्पून को ग्लास पे मारा तो क्या होगा? थोड़ी साउंड होगी। जब आपने थोड़ा ज़ोर से मारा, ज़्यादा साउंड होगी, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। थर्मोकोल की बॉल को हम ऑब्जर्व करेंगे, जो साथ में लगा के हम चेक कर रहे हैं, क्या होगा? उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी। सस्पेंड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। कहाँ तक बॉल जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। डिस्प्लेसमेंट बॉल में कितनी हो रही है, वही उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी वाइब्रेशन का, टम्बलर की वाइब्रेशन का जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको मेज़र करने से हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन हार्ड, कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले आपने जेंटली उसको स्ट्राइक करना है, फिर हार्ड करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, किस में ज़्यादा वाइब्रेशन है और किस में साउंड ज़्यादा लार्जर प्रोड्यूस हो रही है, किस साउंड का ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। Loudness of the sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration produced the sound. Loudness क्या है? is proportional to the square of the amplitude. Amplitude को हम किससे डिनोट करते हैं? डेसिबल से। डेसिबल की एम्पलीट्यूड की जो स्केयर है किसके इक्वल है? लाउडनेस की। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड 2 हो जाए, देन लाउडनेस इंक्रीज द फैक्टर 4। क्यों? क्योंकि जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो तो डबल है ना। अगर लाउडनेस 2 है तो कितनी डेसिबल आ जाएगी? 4। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल आर गिव द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। यहाँ पे सोर्सेज बता रखे हैं और उनकी एम्पलीट्यूड बता रखी। नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशंस हैं, 10 डेसिबल है। सॉफ्ट विस्पर, जब हम धीरे धीरे बात करते हैं, 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60। बस बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। जो फैक्ट्रीज में शोर होता है वो क्या? 80 डेसिबल है। अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल से जो ऊपर की नॉइस है वो हमारे लिए पेनफुल रहती है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। इससे हमें क्या पता चलता है? द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर, साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। जब
वाइब्रेशन लार्जर होगी तो एम्पलीट्यूड भी लार्जर होगा। एम्पलीट्यूड लार्जर है मतलब कि साउंड भी लाउड है। व्हेन एम्पलीट्यूड स्मॉल साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। फीबल मतलब बहुत कम। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। आप एक बच्चे की साउंड को एक अडल्ट की साउंड से कंपेयर करो। आपको कोई डिफरेंस दिखता है दोनों साउंड में? दोनों इक्वली लाउड हैं बट अलग हैं। कैसे? बच्चे की साउंड हमें बहुत ही तेज सुनाई देती है लेकिन किसी अडल्ट की इतनी नहीं पता चलती। आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ माई टीचर। बेटा हर एक की जो वॉइस रहती है अलग अलग रहती है और उनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहता है। जिस हिसाब से आपकी साउंड है, किस हिसाब से वाइब्रेशंस हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड कितना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी हिसाब से हमें साउंड कम या ज़्यादा सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी डिटरमिन द शिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। फ्रीक्वेंसी हम कैसे पता कर सकते हैं? फ्रॉम द पिच ऑफ द साउंड। साउंड की पिच से हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर है देन साउंड इज श्रिल, हैज़ अ हायर पिच। और कैसी पिच होगी? हायर पिच होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइबर इज लोअर वी से डैट द साउंड हैज़ ए लोअर पिच। तो अगर वाइब्रेशन कम है तो साउंड कैसी होगी? लोअर पिच की होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है, अब साउंड जब एक ड्रम को बीट कर रहे हैं तो इसकी देखो फ्रीक्वेंसी कैसे जा रही है, ऐसे, है ना। इसकी पिच जो है क्या है? लो है। फ्रीक्वेंसी भी इसकी लो है। लेकिन जब आप एक व्हिसल लेते हो, उसको आप व्हिसल करते हो, जब व्हिसल बजाते हो तो उसकी देखो कैसी आ रही है, ऐसे ऐसे जिगजैग 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 ऐसे आ रही है। तो ये क्या बेटा? इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी हाइयर है? व्हिसल की। व्हिसल की आवाज़ हमें एकदम से ज़्यादा सुनाई देती है लेकिन ड्रम की कम, बिकॉज ऑफ द पिच और फ्रीक्वेंसी। इसकी पिच लो है और इसकी पिच हाइयर है। On the other hand, whistle has high frequency, therefore produces sound of higher pitch. whistle में क्या हो रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी है इसीलिए हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बर्ड मेक अ हायर पिच साउंड वेयरएज एन लॉइन मेक ए लोअर पिच रोर। एक बर्ड की जो साउंड रहती है वो हाई पिच साउंड रहती है और एक लॉइन की रहती है वो गरजता है, देन लो पिच रहती है उसकी। जबकि लॉइन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ रहती है बट उसकी जो पिच है वो लो है। बर्ड की पिच क्या है? हाई है। हाउएवर द रोर ऑफ ए लॉइन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। जब साउंड बर्ड की साउंड है वो बहुत ही फीबल काम सी रहती है ना, बट हमें ज़्यादा उसकी पिच ज़्यादा रहती है। एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन एंड अडल्ट। हर रोज़ आप बच्चों की, अडल्ट की आवाज़ को सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन अडल्ट? क्या आप कह सकते हो कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी वॉइस की ज़्यादा है और एडल्ट की कम है? और वॉइस में जो वॉइस रहती है वुमेन्स में हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है और मैन में कम फ्रीक्वेंसी की रहती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, हमें कौन सी साउंड सुनाई देती है और कौन सी नहीं देती है? आइए चलिए देखते हैं। वी नो डैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, ये तो हमें पता है। बट कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी? कि सारी चीज़ों में जिनमें वाइब्रेशन हो रही है, आप सोचो ज़रा, हम सारी चीज़ों की आवाज़ सुन पाते हैं? सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। फैक्ट इज डैट द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, जो वाइब्रेशंस हैं 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। 20 हर्ट्ज कम है। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन एयर, ये ह्यूमन एयर के द्वारा डिटेक्ट नहीं की जा सकती। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, और जो हमें सुनाई नहीं दे रहा वो हमारे लिए क्या है? इनऑडिबल है। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशंस हो रही हैं वो तो हमें सुनाई देंगी, बट हायर देन 20,000 are also not audible to human ear. Higher than 20,000 hertz are not audible to human ear. Audible नहीं रहती human ear से।
ये क्या है, ह्यूमन एयर की रेंज फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी है। अगर 20 से कम है तब भी नहीं सुनाई देगा, 20,000 से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तब भी नहीं सुनाई देगा। सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कई एनिमल्स को 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है, जैसे कि डॉग्स। डॉग्स में ये एबिलिटी रहती है, वो हायर साउंड को भी सुन सकते हैं, उनको आवाज़ सुन जाती है लेकिन हमें नहीं सुनाई देती। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमन कैन नॉट। The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 Hz। इसके अलावा और भी कई अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसीलिए डॉग्स को यूज़ किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ज़्यादा सुन पाते हैं। नेक्स्ट है नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस और म्यूजिक में क्या फ़र्क है? वी हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज द साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? सम साउंड आर प्लीजिंग टू हेयर वेयर सम आर नॉट। जैसे कि हमारे आसपास देखो कई साउंड्स हैं, है ना। जैसे अगर हम रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक की अलग अलग साउंड्स आती है, बसें अलग हॉर्न मार रही होती हैं, गाड़ियों में अलग चल रहा होता है, और इसके अलावा इंजन्स की अलग से आवाज़ आती है। और घर पे बैठे हो, आपके आसपास किसी ने म्यूज़िक लगा रखा है, कोई बहुत तेज़ म्यूज़िक सुन रहा है, तो क्या होता है, कोई साउंड जो है आपको तो खुशी देती है, लेकिन कई साउंड्स आपको बड़ी इरिटेटिंग सी लगती है, परेशान हो जाते हो, है ना। कई आपको खुशी देती हैं, जैसे कहीं पे सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा हुआ है, आपको आराम मिल रहा है, हाँ ठीक है, प्लेजेंट है, आपके लिए अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन कहीं पे ऐसा ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, वो क्या है, अनप्लेजेंट है। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। आपके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? क्या कंस्ट्रक्शन की साइड से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपको अच्छी लगती हैं? नहीं लगती ना। डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? और ट्रक और बसों का हॉर्न आपको खुशी देता है? आपको सुन के अच्छा लगता है? नहीं। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। जो हमें खुशी नहीं देती, हमें अच्छा नहीं लगता जिन साउंड्स को सुनना, वो क्या है, नॉइस है। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड? अगर क्लासरूम में सारे बच्चे बातें कर रहे हैं तो क्या कहते हैं टीचर? शोर मत मचाओ, है ना, नॉइस है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरी साइड पे आप देखो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलती है उसको आप इंजॉय करते हो। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लेजिंग टू द एयर। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज a musical sound. String of a sitar also gives the musical sound. But if a musical sound become too loud, would it remain melodious? अगर हमारे आसपास कहीं जोर जोर से म्यूजिक लग रहा है, क्या वो हमें खुशी देता है? नहीं देता। हमें क्या थोड़ी सी आवाज़ में म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। इससे क्या पता चलता है, ये सारा क्या है, नॉइस है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? वी ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हमें पता है क्या होता है। अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। अनवांटेड साउंड्स हैं, एक्सेसिव साउंड्स हैं, वो क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? क्या आप नॉइस पोल्यूशन की जो सोर्स हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो? बनाओ। क्या क्या होती हैं नॉइस पोल्यूशन की लिस्ट बना के मुझे कमेंट करके बताना क्या 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 चीज़ें नॉइस पोल्यूशन का काम करती हैं। मेजर कॉज क्या है नॉइस पोल्यूशन का? साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, क्रैकर्स की बर्स्टिंग साउंड, ये सारा क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। व्हाट सोर्स इन द होम में लीड टू द नॉइस? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन। यही सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, घर में हमारे जो नॉइस का काम करते हैं वो चीज़ें हैं। टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कई तो ऊंची आवाज़ में गाने लगा के बैठ जाते हैं,
उसके अलावा डिज़र्ट कूलर्स हैं और कई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं किचन में, जैसे जूसर मिक्सचर वगैरह चलाओ तो भी उसमें भी कई बार ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन के हार्म क्या क्या नुकसान है? फ़ायदे हैं नॉइस पोल्यूशन का, तो नॉइस पोल्यूशन के कौन कौन से नुकसान होते हैं? सबसे पहले हमको डिस्टर्ब करते हैं, है ना। नॉइस पोल्यूशन एक तो डिस्टर्ब करता है, हमारे कानों पे उनका बुरा असर पड़ता है। डू यू नो डैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम? अगर शोर हो रहा है आसपास, आप सो नहीं पाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, चिंता करोगे आप, और भी कई हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। किसके कारण? कॉज टू द नॉइस पोल्यूशन। पर्सन हु एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली में गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। जो बंदा काफ़ी समय तक कॉन्टिन्यूसली लाउड साउंड जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही वहाँ पे रह रहा है, जहाँ ऊंचा बोलता है, ऊंचा सुनता है, क्या होता है? उसके परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो जाती है, कानों से सुनना उसको कम हो जाता है। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस। हमें नॉइस जो सोर्सेज करते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। वी कैन दिस अचीव्ड फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस। कौन कौन सी साइलेंसिंग डिवाइस हैं? मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन। जो नॉइस नहीं करते, नॉइस को कंट्रोल करते हैं, ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं जो ज़्यादा आवाज़ करती है। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन में ऐसा चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स और होम अप्लाइंसेस में, ताकि शोर कम हो। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंटल एरिया? रेजिडेंटल एरिया में शोर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइजी पोल्यूशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंटल एरिया। रेजिडेंटल एरिया से दूर ऑल नॉइजी ऑपरेशन, जो भी शोर वाली चीज़ें हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, और ऑटोमोबाइल के हॉर्न को कम यूज़ करना चाहिए। टीवी और म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड reaching the residents, thus reproducing the harmful effects of the noise pollution. हमें रोड के आसपास ट्रीज लगाने चाहिए। ट्रीज क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि जो साउंड की वाइब्रेशंस आती हैं उनको वो कट ऑफ कर देती हैं और वो कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो नॉइस पोल्यूशन कम होगा मतलब कि कम हार्मफुल होगा, कम हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप बेटा आपको जितना भी टॉपिक था, सारा चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए।